तो चलिए, ये आपका सेकेंड क्लास है आपका, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, परफेक्शन है इसका। और कल हम लोगों ने कहाँ तक समाप्त किया था? तो अपूलिया फूड सिस्टम को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो G7 के द्वारा अपूलिया फूड सिस्टम को क्या किया गया है? तो इसको मान्यता दे दी गई है, ताकि जो फूड का जो मतलब जो आपका आवागमन है वो प्रभावित ना हो, ठीक है। अपूलिया फूड सिस्टम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जो कि कम आय वाले देश जो है उनका मतलब खाद्य सुरक्षा प्रभावित ना हो, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध जो चल रहा है उससे विश्व में जो खाद्य समस्या जो है वो काफी बड़े स्तर पर निकल कर आया है। इसलिए G7 के द्वारा जिस फूड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम है अपूलिया फूड सिस्टम, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आज हम लोग जो है इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। कनाडा द्वारा तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया, ठीक है। तो कनाडा की संसद ने एक संकल्प पत्र पारित किया जिसमें तिब्बत द्वारा स्वयं के निर्णय लेने की अधिकार का समर्थन किया है, ठीक है। ध्यान में रखना। इस आशय का बिल संसद के एक्सेलरिस क्या नाम है, एलेक्सिस ब्रूने लेलसेप के द्वारा लाया गया, ठीक है, जिसे सभी सांसदों द्वारा निर्बाध रूप से समर्थन किया गया। चीन 1950 के दशक में तिब्बत पर अपना नियंत्रण बनाए हुए जब चीनी सेनाएं इस क्षेत्र में घुस गई थी, ठीक है। ध्यान रखना। तो चीन के द्वारा मुख्य रूप से आई थिंक 52 के आसपास अटैक किया गया था, इसलिए 50 का दशक आपको लिखा हुआ है। तिब्बत कभी स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन आप देखोगे से पूरी तरीके से 50 के दशक में तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल हो गया। 1951 के 17 सूत्री समझौता द्वारा तिब्बत चीन का अंग बना दिया गया, ठीक है। तो 1951 के 17 सूत्रीय समझौता के द्वारा, तो 17 सूत्रीय समझौता किससे संबंधित है? तो तिब्बत से संबंधित है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा के द्वारा तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन दे दिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि गठबंधन से बाहर आ गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो आर्मेनिया के सामूहिक सुरक्षा संधि गठबंधन को छोड़ने के निर्णय के पीछे मुख्य कारण नारगोना काराबाख संघर्ष के समय संगठन का अजरबैजान के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया था, ठीक है। तो सामूहिक सुरक्षा गठबंधन था जिसमें आर्मेनिया भी शामिल था, अजरबैजान भी शामिल था। लेकिन आर्मेनिया के कहना से भाई साहब नारगोन काराबाख वाला जो दिक्कतें जो है उसमें यहाँ के लोग जो है मतलब इस संगठन के जो सदस्य जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? तो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसने कहा से हम बाहर चले। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना। इस संगठन में रूस तथा पूर्व के सोवियत संघ राज्य, जिनमें बेलारूस, मध्य एशियाई राष्ट्र भी शामिल है, ठीक है। तो रूस जब यूएसएसआर जो टूटता है, तो ध्यान में रखेंगे कितने देश बनते हैं यूएसएसआर के टूटने से? देश। तो 15 देशों का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, 15 देश का निर्माण होता है। इन सारा का जो एक संगठन जो बनता है ना उसका जो सामूहिक सुरक्षा संधि गठबंधन है, इसमें रसिया भी मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही थी? जैसे नारगोन सीएसटीओ कराबाख, बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है, नारगोन कराबाख क्षेत्र को लेकर ना यहाँ के जो सदस्य राष्ट्र जो थे किसको सपोर्ट कर रहे थे? अजरबैजान को, ठीक है। इसलिए आर्मेनिया जो था इसको एग्जिट कर दिया। आर्मेनिया की राजधानी की बात करेंगे, क्या नाम? एरेवन है। क्या नाम है इसकी राजधानी का? एरेवन येरेवन। है, ठीक है। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे, ड्रैम इसकी मुद्रा है। अजरबैजान की राजधानी की बात करेंगे तो बाकू है। क्या है उसकी राजधानी? बाकू है। बाकू में कौन सा सम्मेलन होने वाला है? आगे चल के एक नेक्स्ट सम्मेलन होने वाली है, कॉप होने 29वां वाला है, सीओपी। ठीक है। कॉप ठीक है, तो 29। कॉप होगा। तो 29 कैप की बात करेंगे तो आपका कहाँ पे होने 29। वाला है? तो अजरबैजान में होने वाला है। हाँ ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर, ये सीटो है क्या जो आप ये पढ़ा रहे हैं अभी? ऑर्गेनाइजेशन सामूहिक नहीं, सीएसटीओ, हाँ सीएसटीओ है। सीटो ये नहीं है। सीटो नहीं, सीएसटीओ। सीटो सीएसटीओ। और नाटो, ठीक है। सीटो और नाटो सब यूएसए का ही है, ठीक है। सीटो बना था एशिया में बना था, और नाटो में उधर यूरोपियन कंट्री और उस सबको शामिल किया गया था। सीटो नाटो उसी का है। वारसा पैक्ट है, ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने वारसा पैक्ट लेकर आया था, ठीक है, जो कि ये नाटो वाला को काउंटर करने सीएसटीओ के लिए। है, हाँ, ये कलेक्टिव सी वाला। एस टी हाँ, ये वाला है ना, जो कि वो नए नए जो देश जो बने ना यूएसएसआर के टूटने पे, तो सब देश के मध्य में सीमा विवाद था, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मतलब संगठन बनाया गया जिसमें रसिया है और उसके अलावा जो देश जो टूटे थे वो सब है इसमें, ठीक है। चलिए, केन्या को यूएसए के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है बाइडेन ने केन्या को न्यू एसए के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है।
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं MNNA, मतलब मेजर नाटो अलाई। मेजर नॉन नाटो एलाई नॉन होता है, नाटो। ठीक है, मतलब वो नाटो में शामिल तो नहीं है लेकिन फिर भी एलाई है। अमेरिकी कानून के तहत यह एक पदनाम है जो विदेशी साझेदारों को सुरक्षा, व्यापार तथा सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में विशेष लाभ प्रदान करता है। हालांकि यह दर्जा सैन्य एवं आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, परंतु इस पदनाम को प्राप्त करने वाले देश के प्रति किसी सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करती है। मतलब अगर मान लीजिए हम इसका दर्जा दे देंगे, किसी को दर्जा अगर हमने MNNA का दर्जा अगर दे दिया, तो ऐसा नहीं है अगर उस देश पे अगर आक्रमण हुआ तो नाटो के सारे देश को एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है, भले ये पद नाम है लेकिन नाटो के देश को जो फ्लेक्सिब चीजें जो प्रदान है संधि के तहत वो इनको नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये नॉन नाटो एलाई है, मेजर नॉन नाटो एलाई है, ठीक है ना। बाकी नाटो के देश पे अगर किसी भी अन्य का आक्रमण होता है तो सब पे हमला माना जाता है, उसका एक धारा 5 एक्टिवेट हो जाता है, पता ही आप लोग को। तो नॉन, ठीक है, मेजर नॉन नाटो एलाई बनने वाला कौन बन गया है, तो केन्या, केनिया। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी सेना प्रमुख, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो क्या है हमें पढ़ना है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक, ठीक है, न्यायालय ने रूसी सेना प्रमुख और भूतपूर्व रूसी रक्षा मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट, ठीक है, ध्यान में रखना है, जारी कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या बताएंगे इसको, किसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया, क्या बताएंगे। रूस के सेना प्रमुख और हाँ रूसी बिल्कुल, ठीक है, रक्षा ध्यान में मंत्री रखना, हाँ शोइगु जो है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे क्या प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी सेना प्रमुख और भूतपूर्व रूसी रक्षा मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, ठीक है। तो रूस ने भूतपूर्व रक्षा मंत्री, ठीक है, सरगई शोइगु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको राइट हैंड मैन माना जाता था, अभी भी है ये, क्या नाम है इसका यार, तिनका। पुतिन का राइट हैंड मैन है, ठीक है। तथा रूसी सेना का प्रमुख जिसका नाम है वालेरी गेरासिमोव की गिरफ्तारी का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा जारी कर दिया गया, ठीक है। अब इसको गिरफ्तार रसिया में जाके ये लोग करेंगे, ये लोग हद काम करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, यह गिरफ्तारी वारंट उन देशों के द्वारा रूस द्वारा यूक्रेन के आक्रमण के दौरान कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए की गई है। आईसीसी के अनुसार, ठीक है, सरगई और वालेरी अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक यूक्रेन के विद्युत अधिसंरचना पर किए गए मिसाइल हमलों के जिम्मेदार थे, ठीक है। और रूस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ना, ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन माना जाता था कुछ दिन पहले तक रसिया में, ठीक है, सरगई, ध्यान में इसको रखना। हालांकि इनको ट्रंप, क्या नाम, बाइडेन, सॉरी, पुतिन ने इनको हरा दिया, क्योंकि मतलब हटा दिया, क्योंकि इनका मानना था इन्हें चीजों को सही से डील नहीं किया। 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं, ठीक है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है आप लोग बता ही दोगे, विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, 10 होते हैं, ठीक है। इसमें से 5 देश को फिर से सुन लिया गया, जैसे पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस तथा पनामा 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए। उपरोक्त 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान के द्वारा 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसकी सदस्यता 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2026 को क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना। अफ्रीका में एशिया पैसिफिक राष्ट्रों की 2 सीटों पर सोमालिया को 179 वोट, पाकिस्तान को 182 वोट मिले। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों में पनामा को 183 वोट, जबकि पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य देशों में डेनमार्क को 184 तथा ग्रीस को 182 वोट मिले। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में रहा है तथा 8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन चुका है, ठीक है। कितनी बार भारत बन चुका है, 8 बार बन चुका है। तो हमारे लिए 8 बार इंपोर्टेंट है। और किन देशों को इस बार फिर से अस्थायी सदस्य बना दिया गया है, तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है। इसमें यूरोपियन कंट्री कौन है इसमें से, ग्रीस है। डेनमार्क और ग्रीस। डेनमार्क और ग्रीस है, ठीक है। ये किधर है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन कंट्री है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल के पास है, सेंट्रल अमेरिका। हाँ, सेंट्रल अमेरिका। ये
सोमालिया, सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका में। ठीक है। अब पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं, पता है आपको। चलिए, इसलिए हम इससे भी बात नहीं मानते करना हैं। चाहिए। हाँ, जैसे सब कहता है ना सर, बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी का, और टीचर का बीपीएससी टीचर को हम नहीं मानते से बीपीएससी टीचर के अंतर्गत आता है। ठीक है। हाँ, तो बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, ठीक है। तब बायो फार्मास्यूटिकल को लेकर एक प्रश्न में सिंपल से भारत के संदर्भ में पूछ दो, भारत का फार्मास्यूटिकल सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद। हैदराबाद को। हाँ बिल्कुल, हैदराबाद को फार्मास्यूटिकल सिटी के तौर पे जाना जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिकल जो गठबंधन जो बनी है, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय संघ, ठीक है। इसमें चीन को काउंटर करने के लिए मुख्यतः ये बने। कोई भी देश जो होगा ना, या तो अमेरिका का एलाई है, ठीक है, या फिर चीन का बहुत बड़ा विरोधी होगा, ठीक है। जापान भी अमेरिका का एलाई, दक्षिण कोरिया भी अमेरिका एलाई, यूरोपीय संघ का तो चीन का भी है, लेकिन मुख्यतः ध्यान में यूरोपियन कंट्री, भारत की बात करेंगे। हम लोग किसी का एलाई नहीं है। फार्मास्यूटिकल गठबंधन के उद्घाटन बैठक में इस आशय की घोषणा की गई कि बैठक सैन डियागो, ठीक है, कैलिफोर्निस, कैलिफोर्निया होगा ना, में आयोजित की गई, ठीक है। सैन डियागो कैलिफोर्निया में आयोजित की गई, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है? भारत है, अमेरिका है, भारत, अमेरिका, जापान, ठीक है, क्वाड मेंबर, ठीक है, और दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। फार्मास्यूटिकल अलायंस एक रणनीतिक साझेदारी गठबंधन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल उत्पादों की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वैक्सीन कूटनीति में सहायता करना। वैक्सीन कूटनीति मेंस का भी प्रश्न है, इंटरव्यू का भी प्रश्न है, आप लोग इसको बना लीजिएगा नोट्स अपना। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच जैव नीति, विनियमों और अनुसंधान के विकास सहायता उपायों का समन्वय भी करना है। यह पहला दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच विचार विमर्श से शुरू हुई और जापान, भारत और यूरोपीय संघ को शामिल करने के लिए विस्तारित हुई। तो पहले किसके किसके बीच में बातें हुई से इसको बनाया जाना चाहिए ऐसा, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका, ठीक है। और इसका विस्तार एक्सटेंशन कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल हो गया, तो जापान, भारत और यूरोपियन इसमें शामिल हुआ, तो इसका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। मतलब बात कौन कर रहा था, चलो ऐसा बनाएंगे कभी, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया और क्या बताओगे, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका। इसका एक्सटेंशन कब हुआ, इसमें ईयू, भारत और जापान जब शामिल होता है इसका एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रूस ने मतलब क्या किया है ना, नॉर्थ कोरिया के साथ एक सैन्य समझौता किया है, ठीक है। और रूस ने ईरान के साथ भी किया है, आजकल का न्यूज है, ईरान के साथ इसे बम वगैरह कुछ दे दिया ईरान को, ठीक है। एटम बम वगैरह ये कुछ दिया है, परमाणु हथियार वगैरह रूस ईरान को दिया है, ठीक है। तो रूस के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के दौरे के दौरान, अरे उत्तर कोरिया जैसे गया था ना, जैसे किसी लड़की के शादी में उसका घर वाला नहीं बारात का वेट करते रहता है, उसी तरह से ये जो था, क्या नाम है इसका, किम जोंग, ठीक है, पूरा रेड कारपेट बिछा के मतलब बजाप्ते के साथ वेट कर रहा था, नहीं लड़का का, लड़की का जो भाई वगैरह जो होता है पूरा इंतजाम वगैरह खुद करवाता है, खड़ा रह के से ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, यहाँ पे ये लगा वो लगा, तो वैसा ही इसका एक वीडियो आया था, ठीक है। तो काफी बेसब्री से वेट कर रहा था, काफी गर्म जोशी के स्पेशल साथ, ट्रीटमेंट दिया था एकदम। हाँ बिल्कुल मिला। और दुनिया इसको नजर टिकाए हुई थी, इसे क्या चीजें निकल कर आती है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का कुछ हो चाहे, लेकिन सैन्य पावर में बहुत पावरफुल है वो, ठीक है। फिर रूस के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के दौरे के दौरान रूस एवं उत्तर कोरिया के बीच एक सैन्य समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार यदि दोनों में से किसी भी देश पे सशस्त्र आक्रमण हुआ, तो रूस एवं उत्तर कोरिया एक दूसरे को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के दोनों देश किसके खिलाफ है, अमेरिका के, इनके दोनों का मतभेद बना रहता है। चीन के काफी करीबी है, ठीक है, चीन के अलाई ही कह लीजिए। तो ये एक बहुत प्रमुख समझौता होगा। फिर एशिया में ये लोग किसको कर रहे हैं, फिर ईरान के साथ इनका हो रहा है, ठीक है। तो आप हाँ, मिडिल लैंड। ईस्ट में आप जाओगे, जिसको वाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका, क्या होता है वाना का फुल फॉर्म, वेस्ट अफ्रीका नॉर्थ ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे तो वहां पे आप वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका वाना ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ईरान को भी ये लोग साथ में ले लेंगे, तो ये लोग अपना एक काफी स्ट्रेटेजिक चीजें बना रहे हैं, ठीक है। भारत बीच में है, ठीक है, किधर के भी नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तभी काफी अच्छा समझौता है रूस का किसके, नॉर्थ कोरिया के साथ, और रूस का ईरान के साथ भी हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम 10 या 9 में, तो ईरान के बारे में दिया होगा, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे इस समझौता में क्या था, एक दूसरे पे अगर अटैक अगर होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सैन्य समझौता देंगे। ठीक है। दक्षिण कोरिया प्रयोगशाला में बना गुलाबी चावल। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के गुलाबी चावल का निर्माण किया। इससे लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी, ठीक है, क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है। तो हमारे यहाँ भी एक ना हमारे यहाँ भी एक है ना, कौन सा राइस है गोल्डन जो कि राइस, कौन से बेटा, गोल्डन राइस। ठीक विटामिन है। ए, हाँ, तो गोल्डन राइस क्या चीज के लिए है ये? विटामिन ए। आयरन और ठीक है, विटामिन B12 विटामिन ए है ना। B9 या फॉलिक एसिड। ये डी कौन हाँ सा देख है? लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कौन सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएम क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये गुलाबी चावल जो पिंक राइस जो है, ये प्रोटीन की कमी को दूर करेगा। गुलाबी चावल नाम मीठी चावल रखा है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 10% और बासा 7% अधिक होगी नॉर्मल से। ठीक है। तो ये आपका दक्षिण को, हमारे यहाँ गोल्डन राइस है। बताइए गोल्डन राइस में कौन सा मिलता है, एक बार चेक करके बता दीजिए। इस हाइब्रिड चावल को बनाने विटामिन की ए है प्रक्रिया, सर, विटामिन हाँ विटामिन विटामिन ए ए ही है, है। वही मुझे भी लग बीटा रहा था। बी, बीटा कैरोटीन को चेंज कर देता है विटामिन ए। हाँ ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। इस हाइब्रिड चावल को बनाने की प्रक्रिया में उस कार्बन फुटप्रिंट की में कमी आएगी जो प्रोटीन उत्पादन के फलस्वरूप होता है। यह प्रोटीन कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया है। इसमें मीट प्रोटीन निहित होगा, परंतु इसके लिए पशु को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। मतलब इसमें मीट के द्वारा प्रोटीन को इसमें वो किया जाएगा, लेकिन पशु को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट पैटर्न, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो भारत और यूएई के बीच में। ठीक है। यूएई से ना हमारे यहाँ बहुत सारे रिमिटेंस वगैरह भेजे जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते होंगे कुछ। ठीक है, उत्प्रेषण। हाँ ठीक है, जो भी होगा। रेमिटेंस कहने का मतलब है हमारे यहाँ के जो लोग जो है यूएई में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो घर पे जो पैसा जो भेजा जाता है। तो स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट पद्धति नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था हम दिरहम बैंक में डाले भारत में रुपीज निकल जाए। ठीक है, तो प्रोसेस होता था और पैसे वगैरह अधिक लग जाते थे। तो इसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता समाप्त करना था तथा भारतीय मुद्रा रुपया तथा यूएई के मुद्रा दरहम, दरहम नहीं दिरहम होता है, ठीक है, में द्विपक्षीय व्यापार करना। यह पद्धति घरेलू करेंसियों के व्यापार की अनुमति देकर इससे मध्यस्थ करेंसियों तथा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करेगी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा व्यापार लागतों और सेटलमेंट में लगने वाले समय में कमी आएगी। एक प्रभावी व्यापारिक वातावरण सृजित करने में सहायक होगा। तो व्यापार के अलावा ना रेमिटेंस वगैरह भेजने में भी काफी अधिक हेल्पफुल होगी। तभी हम लोग जो है मुख्यतः जो व्यापार जो कर रहे हैं ना लोकल करेंसी में कर रहे हैं। जैसे रशिया के साथ हमारा व्यापार किस में हो रहा है, रूपी रूबल में हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपका जो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या कहाँ पे होने वाला है ये आपका, ये जो होने वाला है क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं के साथ भी करने वाले हैं। अरे नहीं, हम पूछ क्या रहे हैं, हम बता रहे थे सार्क का जो मीटिंग होने वाला कहाँ पे होने वाला है। अच्छा, बीजिंग पाकिस्तान में होने वाला है ना? रसिया में होने वाला है। ठीक है, रसिया में होने वाला है। ठीक है, सार्क का जो मीटिंग है रसिया में, उसमें किस करेंसी पे आपको बात की जाएगी पता है उसपे, सार्क या ब्रिक्स? ब्रिक्स का सॉरी ब्रिक्स होगा ना, ब्रिक्स ब्रिक्स नॉट करेंसी आने वाला है। ठीक है, तो ब्रिक्स करेंसी जो है ना उसका करेंसी का सिंबल या फिर क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, आर क्या क्यों रहेगा, क्योंकि रशिया के करेंसी आर फॉर रूबल, इंडिया के करेंसी आर फॉर रुपीज। ठीक है, चाइना के करेंसी आर फॉर रेमबी। ठीक है, ब्राजील के करेंसी क्या होता है वो भी शायद आर से ही है। ठीक है, इन लोगों का सबका करेंसी आर से ही है। हाँ, इसीलिए ध्यान में रखेंगे, इन लोग एक नया करेंसी लेकर आ रहे हैं सर जिसको हम लोग क्या इंडिया को बोलते हैं सबसे आर। ज्यादा रेमिटेंस तो शायद यूएसए से मिलता है ना। अब भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस की बात करेंगे, यूएसए से मिलता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता कहाँ पे, केरल में आता है। केरल था कुछ दिन पहले। बिहार में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता था, सिवान में आता है। हाँ सिवान। ठीक है, क्योंकि अरब देश में बहुत सारे लोग रहते हैं वहां के। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक नई करेंसी लेन देन के लिए जो सिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है उसका नाम क्या है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, यह पद्धति घरेलू करेंसियों के व्यापार में अनुमति लेकर इसमें मध्यस्थता करेंसियों तथा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करेगी। इसे तो बता ही दिए थे, भारत और यूएई के बीच में।
यूएनजीए द्वारा 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है, ठीक है। तो यूएनजीए के द्वारा 2025 का जो साल जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। यूएनजी की बात करेंगे तो ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र मानव होता है, ठीक है, महासभा होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इस ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। लगे हाथ 2024 और 2023 भी बता दीजिए। 2024 को किसके लिए किया गया था यार? ईयर ऑफ कैमल्स था, ठीक है। 2023 को किसके लिए था? ईयर ऑफ मोटा अनाज, क्या बोलते हैं उसको? मिलेट्स। तो 2022 वाला जो था कामगार वगैरह के लिए आई थिंक था, ठीक है। तो 2023 मिलेट्स के लिए है, 2024 जो है कैमलेट्स के लिए है, और 2025 किसके लिए हो गया? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका वीवीआई हो गया, इसको मार्क करो। अभी दो हम वीवीआई बता चुके हैं, ठीक है, ये दूसरा आप देखेंगे इसको। इसी को ना यूएनजी को ना दुनिया का पुलिसमैन आई थिंक कहते हैं, इंटरनेशनल जरूर कहते हैं। इंटरपेल के बारे में नहीं बात करी, सभा को भी दुनिया का पुलिसमैन की विश्व का संसद ऐसे कुछ कहा जाता है, ठीक है। इंटरपोल को तो कहते ही है, रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी करती है, लेकिन यूएनजी के संदर्भ में भी कुछ ऐसा वाक्य यूज होता है, एक्चुअली याद नहीं आ रहा, आप लोग देखिएगा इसको। आप देखेंगे इसमें सदस्य कितने, यूएनजी में सदस्य कितने थे? 193 सदस्यीय महासभा में घाना तथा 6 अन्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित विषय को पारित किया गया। साथ ही क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को भी स्वीकारा किया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, यूनेस्को ने महासभा में 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित करने का अनुरोध किया था। किसने किया था? यूनेस्को ने किया था, ठीक है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को निम्नलिखित वर्ष के रूप में भी घोषित किया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, शाकिरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। लेकिन मुख्य रूप से ये सब घोषणा किया, लेकिन मुख्य रूप से मान्यता किसको दे दी गई? तो इसको, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को क्या किया? ब्लैकलिस्ट किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध में बच्चों की हानि पहुंचाने के लिए इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। यह कदम इजराइल के गाजा युद्ध के कारण उठाया गया। इस युद्ध में 15,500 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए और बड़े पैमाने पर कुपोषण फैला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया इजराइल को, ठीक है। पुर्तगाल ने आरंभ किया गोल्डन वीजा योजना, ठीक है। तो अपना एक वीजा देने शुरू किया है, जिसको बोलते हैं गोल्डन वीजा, ठीक है। तो पुर्तगाल के द्वारा गोल्डन वीजा योजना शुरू की गई। इसमें प्रवासियों के लिए वहनीय आवासों का निवास भी किया जाएगा, ठीक है। पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीजा योजना को इस तरह बदलने की योजना बना रहा है कि निवास के अधिकार चाहने वाले धनी विदेशियों को स्थानीय लोगों के लिए किफायती आवास और प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सके, ठीक है। मतलब ये सबके लिए नहीं होगा, पैसे होने चाहिए, वहां पे जाइए, वहां पे आवास आपको मिलेगा, आप वहां पे रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। ये गोल्डन वीजा कौन जारी किया है? तो इससे पहले शेंगेन वीजा किसने जारी किया था? शेंगेन वीजा, फ्रांस, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, फ्रांस ने किया था, ठीक है। तो फ्रांस ने किया था किसके लिए? तो ईयू वगैरह के लिए। ईयू का मेंबर जो है ना, इस ईयू के जो भी नागरिक जो इस वीजा को लेने का, ईयू के किसी भी नेशन में अबाध रूप से आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रांस, हाँ बिल्कुल, मेनली यूरोपियन यूनियन वालों लोगों के लिए ही था शेंगेन वीजा। अब हम देखेंगे यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न है। ये विदेशी स्थानीय व्यक्तियों या प्रवासियों के लिए आवास निर्माण के क्षेत्र में निवेश करेंगे। वर्तमान कार्यक्रम की प्रतिपूर्ति करेगा, जिसमें 2012 में गैर यूरोपीय संघ निवासियों के द्वारा पुर्तगाल में रहने के अधिकार के लिए निवेश किया जा सकता है। गोल्डन वीजा योजना के अंतर्गत, ठीक है, 7.3 बिलियन यूरो मतलब $7.94 की राशि का निवेश किया गया, ठीक है। तो गोल्डन वीजा पुर्तगाल और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। न्यूयॉर्क द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो न्यूयॉर्क राज्य विधायिका के द्वारा एक बिल पारित किया गया, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवयस्क बच्चों के एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए उत्तेजक सामग्री प्रदान नहीं कर सकेगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे स्टेट भी बहुत सारे लॉ मेकिंग प्रोसेस का यहाँ पे राइट होता है
क्योंकि अमेरिका में पूरी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट के पास अपना पार्लियामेंट होता है, वहाँ का अपना उनका न्यायपालिका सिस्टम है, पूरी तरीके से वो ना सेंटर से पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए स्टेट बहुत सारी चीजें करती है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप भी वहाँ पे पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में मतलब क्या हुआ ना, वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो बच्चों के लिए जो एल्गोरिदम पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा पोस्ट और वीडियोज पर आधारित अधिक कंटेंट पा लेते थे। उससे उससे वे उस ऐप के अधिक समय पर प्रयोग कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार का रील्स देखिए, ठीक है। अब रील्स मान लीजिए नॉर्मल आपने कोई रील्स देखा जो कि टेक से संबंधित है, अब 4-5 बार आपने सर्च करके देखा और आगे से आप देखोगे तो आपके फीड पे क्या आता था ना, केवल टेक वाला ही आता था, ठीक है। और किसी व्यक्ति को डांस पसंद है तो डांस वाला देख रहा था, देखेगा उसके फीड पे कंटिन्यू डांस वाला ही आ रहा है, ठीक है। तो बच्चा लोग जो अपना जो जिस प्रकार का कंटेंट पसंद करते थे ना, तो उसके रिलेटेड उसने 1-2 पोस्ट किया या फिर वैसे चीजों को देखा। आप उसके सामने जब उसी चीज को जब बार बार आएगा तो उसका क्या होगा, उसमें ज्यादा समय जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए किसी को टेक पसंद है, तो आपने 1-2 टेक का वीडियो देखा, बार बार आप स्वाइप करें कंटिन्यू वही आ रहा है, तो आपका क्या है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसमें ज्यादा समय क्या करोगे, व्यतीत करोगे। तो इससे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। बिल पे गवर्नर कैथी होचुल के हस्ताक्षर और उस पर वैधानिक स्वीकृति के साथ ही सोशल मीडिया के उपयोग के तरीके में बदलाव लाना संभव हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपराध के दोषी घोषित हो गए, जेल भी गए थे, 2 बार इनको मारने की कोशिश भी हो चुकी है। आज भी एक वीडियो आया आज था भी जहां पे हुआ, इनको मारने का प्लान चल रहा था, फिर ठीक बच है। गया। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले अगर वहां पे अगर ट्रंप को अगर कुछ होता है तो अमेरिका में ऐसा दंगा होगा ना, तो कोई क्या ही एशिया में होता है, कोई क्या ही मतलब अफ्रीका में होता है, गजब का दंगा होगा, ठीक है। तो इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए इनको हर तरह का सुरक्षा दिया पहुंचाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव हार जाए जीत जाए दूसरी मैटर है, लेकिन वहां के एक लोगों के बीच में इनकी छवि जो है से काफी लोकप्रिय है, ठीक है। और समाज वहां पर भी अमेरिका का जो संविधान समाज जो है ना, 2-2 खेमा में बटा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति जिन्हें गंभीर अपराध का दोषी पाया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 चार्ज लगाए गए। ये सभी चार्ज ट्रंप द्वारा पोर्न स्टार, ठीक है, स्टॉर्मी डेनियल्स को काफी बड़ी राशि तथा गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में लगाया गया है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के और संयुक्त अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना। 46वां राष्ट्रपति बाइडन। चीन में वन पर्सन वन फाइल। हाल ही में चीन ने 1 पर्सन 1 फाइल निगरानी वृद्धि का प्रस्ताव रखा। 1 पर्सन 1 फाइल एक कार्यक्रम है जो चीन की सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम से चीन के डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप अधिक सख्त हो जाएंगे। समझे कितना है, मतलब एक व्यक्ति का एक फाइल होगा, उस पर सरकार आप पे नजर रखेगी, ठीक है। हमारे यहाँ 1 नेशन 1 राशन आता है, 1 पर्सन 1 फाइल आता है, ठीक है। इस कार्यक्रम को चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती तथा प्रत्येक निवासी का व्यक्तिगत डाटा फाइलों में संकलित किया जाएगा, ठीक है। तो सरकार जब चाहेगी तब आप पे पूरी तरीके से वो कर सकती है। मतलब फंडामेंटल राइट का आपको पता है, दुनिया का चाइना का संविधान की बात करेंगे तो सबसे अधिक फंडामेंटल राइट देने वाला है, पता है। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से कई अधिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं था, आर्टिकल 32 नहीं है। मतलब उसको लागू कैसे करें, अगर सरकार आपसे छीनना चाहती है तो उसको सरकार के ऊपर कैसा प्रतिबंध लगाए, इसका कोई प्रारूप नहीं है। लेकिन वहां पे फंडामेंटल राइट के वहां के संविधान में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सरकार जितने भी लोग जो है ना, सबका एक फाइल तैयार होगा और सबका डाटा क्या रहेगा रहेगा। मतलब आप जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 10 साल है, तो आपने 10 साल में जो जो किया वो सब उसमें ऐड होते रहेगा। फिर आपने कहाँ पे एडमिशन लिया वो ऐड हो रहा, आप किस शहर में रह रहे हो, मतलब आगे चल के ना उसका डेवलपिंग फेज में रहेगा, ठीक है। व्यक्तियों के नियंत्रित करने तथा उनकी निगरानी रहने का एक प्रयास है। प्रयास क्या है, पूरी तरीके से व्यक्ति जो होगा उसको लगेगा कि उसके ऊपर हमेशा कैमरा है। आप कुछ भी करोगे ना, तो जैसे आप डायरी लिखते हो ना, अपना निजी डायरी लिखते हो ना, सरकार आपका निजी डायरी लिखेगी, खट खट आज आपने ये काम किया, आज आपने ये काम किया। समझ रहे हैं। रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की। रूस जो तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है। हालांकि एक समय तालिबान जो था पूरी तरीके से रसिया के खिलाफ था। रसिया के द्वारा पे नजीबुल्ला की सरकार बनाई गई थी 1979 में। और नजीबुल्ला की सरकार जो थी, कम्युनिस्ट सरकार जो थी, जो यहाँ पे धार्मिक गुरुओं को नहीं मानती थी। अमेरिका रसिया के हस्तक्षेप को अफगानिस्तान में कम करना चाहते थे, इसलिए उसने तालिबान को बनाया।
और तालिबान किसके खिलाफ लड़ रही थे? रूस के खिलाफ लड़ रही, उसने पूरा जीवन बिता दिया रूस के खिलाफ लड़ने में। और तालिबान रशिया को भगा भी दिया, लेकिन हाल फिलहाल में आप देखोगे तो रशिया ने तालिबान का नाम प्रतिबंधित आतंकवादी के संगठनों से हटा दिया, क्योंकि तालिबान की वहां पे सरकार बन गई है। तालिबान के रशिया के साथ अच्छे संबंध है, सॉरी चाइना के साथ अच्छे संबंध है। और अमेरिका को छोड़ रसिया चाह रही है हम किसी भी तरह अफगानिस्तान में प्रवेश करें। अफगानिस्तान में प्रवेश करने से उनका थोड़ा पाकिस्तान, ईरान, भारत इनके नजदीक आ जाएंगे ना वो। अब रसिया से अगर आपको आना है तो आप आराम से अफगानिस्तान होते हुए आराम से भारत भी पहुंच सकते हो आप, ठीक है। पहले का जो इलाका, जो पहले जो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर का बहुत हिस्सा आपको अफगानिस्तान वगैरह सबसे लगता था, ठीक है। इस कदम का उद्देश्य अफगानिस्तान पे तालिबाबा के नियंत्रण को स्वीकार करना है। तालिबाबा नहीं, तालिबान के नियंत्रण को स्वीकार करना है। हाल में काजाकिस्तान ने भी तालिबान का नाम प्रतिबंधित आतंकवादी सूची से हटा दिया था। किसके? ये रसिया के संदर्भ में भी तो हटाया ना। तो ये काजाकिस्तान वगैरह का जो इलाका है सब आपस में ना मिला जुला है। तो आप चाहोगे तो आराम से इसी रास्ते का प्रयोग करके ना सुभाष चंद्र बोस जी वो रसिया जाना चाहते थे, ठीक है, जिसको द ग्रेट स्केप कहा गया था। तो अफगानिस्तान भी हो गए थे लेकिन बात नहीं बन पाई थी, तो अफगानिस्तान के होते हुए रसिया जाना चाहते थे। ये हो गया कंप्लीट। कल अर्थव्यवस्था आप लोग पढ़ कर आओगे, रिवीजन भी करवा दूं कि हो गया, याद हो गया एक बार में? आप लोगों को तो एक बार में याद हो जाता है ना। करवा दीजिए सर।